अस्सलाम वालेकुम। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर कहानी सबसे पहले मिले। आइए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम इकराम है। हम सिर्फ दो बहन भाई थे। मेरी बहन का नाम नजमा है जो मुझसे 5 साल छोटी है। हमारे वालिदैन एक कार एक्सीडेंट में वफात पा चुके थे, इसीलिए अब मेरी बहन की जिम्मेदारी मुझ पर थी। इसीलिए मैंने जल्द ही अपनी बहन की शादी कर दी और मैं खुद बैरूने मुल्क चला गया। 3 साल बाद मैं अपने मुल्क वापस आया तो अपनी बहन को मिलने उसके घर गया तो मेरी बहन ने कहा, भाई आप भी किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लें ताकि आपका घर संभालने वाली भी कोई हो। तब बहन की सास के कहने पर हम एक लड़की को देखने चले गए जो पढ़ी लिखी थी, देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। लड़की देखने के बाद नजमा ने फैसला किया कि ये लड़की मेरे भाई के लिए बिल्कुल ठीक है और जोड़ी भी खूबसूरत बनेगी। उस लड़की का नाम इरम था। इरम का उसकी फुफ्फो के अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। इरम की वालदा वफात पा चुकी थी और उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी, इसीलिए इरम अपनी फुफ्फो के साथ रहती थी। इरम की फुफ्फो ने मुझे देखा तो रिश्ते के लिए हाँ कर दी और कहा कि जितनी जल्दी हो सके शादी कर लो। इरम की फुफ्फो किसी से भी नहीं मिलती थी और हर वक्त पर्दे में रहती थी। वो मेरे सामने भी नहीं आती थी और ना ही मेरी बहन से मिली थी। हमें क्या पता था कि हमारी ज़िंदगी एक लड़की की वजह से अजाब बनने वाली है और हम कभी भी सुख का सांस नहीं ले पाएंगे। अगर हमें पता होता कि हमारे साथ ये सब होने वाला है तो हम कभी भी इस रिश्ते के लिए हाँ ना करते। खैर शादी हो गई। शादी की पहली रात में बड़ा खुश था और खुशी खुशी दुल्हन के कमरे में गया तो इरम सो रही थी। मैं उसके पास बैठ गया और उसको उठाने की जहमत नहीं की। मैंने सोचा कि काफ़ी थक गई होगी, थोड़ा सा आराम कर ले फिर बातें करेंगे। काफ़ी देर के बाद इरम उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर को भाग पड़ी। मैं इरम को देखकर काफ़ी परेशान हो गया। मैं उसको पकड़कर वापस कमरे में ले आया। कुछ देर के बाद जब थोड़ी सी बेहतर हुई तो फिर मैं उसके करीब होने लगा, फिर वो नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी। सारी रात इसी तरह चलता रहा। वो कभी बाहर को बढ़ती, कभी बेहोश हो जाती। जब मैं उससे करीब होता तो वो कहती, वो मुझे मार डालेगा, उसके हाथ में तलवार है, वो मुझे मार देगा। मैं बहुत परेशान हुआ कि कौन मार डालेगा, लेकिन आगे कुछ ना बताती। हत्ता कि सारी रात इसी तरह से गुजर गई। सुबह हुई तो मैंने अपनी बहन से भी बात की, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। अगले दिन इरम की फुफ्फो आ गई। उस दिन इरम बिल्कुल ठीक थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऊपर से मेरी छुट्टियां भी कम रहती थीं। मैंने वापस दुबई जाना था, वहां पर मेरा अपना कारोबार था। रात को मैं अलहदा कमरे में सोया, इरम और उसकी फुफ्फो अलहदा कमरे में सोए। मैंने नोट किया इरम अब बिल्कुल ठीक थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या माजरा है। मैंने काफ़ी डॉक्टरों से भी मशवरा किया, लेकिन डॉक्टर बताते कि इरम बिल्कुल ठीक है। मैं इरम को लेकर काफ़ी पीरों के पास भी गया, लेकिन वो दम वगैरह करके कहते ये ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा था, जब भी मैं इरम के पास जाता हूँ तो उसे दौरा पड़ जाता है। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी, चैन ख़त्म हो गया था। मैं काफ़ी परेशान रहने लगा था। अब तो मैं जहनी मरीज़ हो रहा था, लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये माजरा क्या है। इरम जब फुफ्फो आ जाती तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती और जब मैं पास जाता तो उसको दौरा पड़ जाता। और उसकी जो फुफ्फो थी उससे तो मैं बात भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो मुझसे बात नहीं करती थी, हर वक्त पर्दे में रहती थी। आखिर करता तो मैं क्या करता। आखिर तंग आकर मैं दुबई वापस चला गया और फिर 6 साल तक मैंने किसी से रब्ता नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी बहन को भी फ़ोन नहीं किया। 6 साल बाद मैं वापस आया, जो ही दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि जिस इरम को मैं शरीफ और अच्छी लड़की समझता था वो तो बहुत ही घटिया बेगैरत किस्म की लड़की थी, और जिसको मैं उसकी फुफ्फो समझता था वो उसकी फुफ्फो नहीं बल्कि एक मर्द था जो हर वक्त पर्दा किए रखता था ताकि उसकी असलियत ना पता चले। और तो और इरम ने एक बेटा भी पैदा कर लिया जो 3 साल का था। मैंने उन दोनों को पकड़ा और कमरे में बंद कर दिया और पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि इरम ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं आपको सब सच सच बताती हूँ, प्लीज़ आप पुलिस को फ़ोन ना करें। तब इरम ने बताया,
ہم دونوں کالج پڑھتے تھے اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ تب میرے والدین کو پتہ چلا تو انہوں نے میری شادی کسی اور سے کرنا چاہی، لیکن میں اس کے ساتھ بھاگ نکلی۔ لیکن ہم نے شادی نہیں کی تھی اور ہم نے آپ کی جائیداد دیکھی اور آپ کو استعمال کیا، اور اس سارے کارنامے میں آپ کی بہن کی ساس بھی ہمارے ساتھ شامل تھی۔ اور دوسری بات، میرے والدین زندہ ہیں۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ میرے والد نے دوسری شادی کر لی ہے اور میری والدہ وفات پا چکی ہے، وہ زندہ ہیں۔ یہ سب سن کر میرے اوپر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں نے فوراً پولیس کو کال کی اور اس لڑکے کو پولیس کو حوالے کر دیا جو ارم کی پھوپھو بنی ہوئی تھی۔ ارم نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور معافی مانگنے لگی، کہنے لگی کہ آپ مجھے ایک دفعہ معاف کر دیں اور آئندہ کبھی بھی میں ایسی حرکت نہیں کروں گی اور اب آپ کے ساتھ رہوں گی۔ میں نے ارم کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ ارم رونے لگی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اور اب مجھے احساس ہوا، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ لیکن میں اسے کیسے معاف کر سکتا تھا جس نے مجھے پچھلے کچھ سالوں سے سکھ کا ایک بھی سانس نہیں لینے دیا تھا؟ میں اس کو کیسے معاف کر دوں؟ میں نے فوراً پولیس کو کال کی اور اس لڑکے کو گرفتار کروا دیا۔ ارم کو میں نے طلاق دے کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ اب مجھے عورتوں سے نفرت ہونے لگی تھی، لیکن نجمہ کی ایک سہیلی اور تھی جو مجھے پہلے بھی چاہتی تھی، لیکن آج پھر اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ میں نے ہاں کر دی اور 3 ماہ کے اندر اندر ہماری شادی ہو گئی۔ میری بیوی بہت ہی اچھی اور نیک ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے اور مجھے بھی تلقین کرتی ہے نماز پڑھنے کی، اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم دونوں نے عمرہ بھی کر لیا اور میں نے اپنے بہنوئی اور بہن کو بھی عمرہ کروایا۔ آج ہمارے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ ہم بہت ہی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے پتہ چلا کہ ارم اپنے والدین کے گھر میں ہے اور اس نے رو رو کر اپنی دونوں آنکھیں گنوا دیں، اور جو ارم کا دوست تھا کسی جرم میں اس کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے۔ والدین کو چاہیے اپنی اولاد کی شادی ان سے بھی مشورہ کر کے کرنی چاہیے تاکہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ دوبارہ پیش نہ آئے۔ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔